जी हाँ सर, जी शुरू जी। करें, शुरू करिए सर। हाँ, शुरू करें। जी सर। ठीक है, ललित जी कौन, आलोक हैं? हेलो। हेलो, आलोक हैं? जी सर। हाँ। अच्छा अच्छा। जी, तो आलोक जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। अच्छा। आलोक जी शुरू करें आपका मॉक। जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए आलोक जी। आलोक जी क्यों आना चाहते हैं प्रशासनिक सेवा में? सर, आरएस हमारे राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, जिसमें शामिल होने के बाद मुझे अपने जो राज्य के लोग हैं उनके बेहतर ढंग से सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो मेरी लोगों की सेवा करने की जो इच्छा है, वो इसके माध्यम से मुझे सही पावर और अथॉरिटी मिलेगी, जिससे मैं अधिक अधिक सक्षम होकर अपने राज्य के लोगों की सेवा कर पाऊंगा। पावर और अथॉरिटी दो शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, क्या अंतर होता है दोनों में? सर, अथॉरिटी वो होती है जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी कार्य करने को जो अधिकार है वो उसे किसी नियम या कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। वही पावर सर, इसमें आपको पावर इसमें सर आपको अथॉरिटी भी हो सकती है, और मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। पावर पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अथॉरिटी पॉजिटिव होती है? सर, अथॉरिटी का अगर सही व्यक्ति को दिया जाए तो ये पॉजिटिव होगी। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि सही? तो मतलब अथॉरिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पावर भी होगी, फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? सर सर अथॉरिटी की, जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है उसके पास उस संबंधित कार्य को करने के लिए वो कर्तव्य, उसका कर्तव्य भी है, उसका दायित्व भी बनता है, साथ में उसकी जवाबदेही भी बनती है। भारत का राष्ट्रपति क्या है, शक्तिशाली है कि सत्ताशाली है? सर, भारत के राष्ट्रपति के पास सर शक्तिधारी, आई थिंक। शक्ति है? जी सर, उसे संविधान के तहत ये शक्ति मिलती है कि वो देश का सर्व प्रमुख व्यक्ति है, और जो अपने अधीन आने वाले प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के माध्यम से देश का शासन चलाता है। तो अभी तो आपने कहा कि जो नियम कानूनों के तहत होता है वो अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है। जी अब सर। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास सत्ता नहीं है, शक्ति है। जी सर, उसे तो फिर संविधान के तहत ये मिला है, उसे संविधान के तहत ये अधिकार दिए गए हैं। क्या लिखा है संविधान में? पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, क्या लिखा होता है संविधान में? सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिन शब्दों के बारे में आप क्लियर नहीं हो। पावर और अथॉरिटी ये शब्द आप ही ने रखे हैं मेरे मुंह में। जी सर। तो फिर ऐसे शब्दों के तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचें जिनके बारे में आप जानकार नहीं है सही तरीके से। ठीक है? जी सर। जी सर। यहाँ तक सेवा करने की बात है तो एनजीओ खोल लीजिए, वो तो सबसे अच्छा तरीका है सेवा करने का। उसके लिए प्रशासन सर में आने की क्या जरूरत है? सर एनजीओ के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के लोगों का ही आप सेवा कर पाएंगे, जबकि आरएस में आने के बाद मुझे विविध क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए मुझे लगता आपको है। पता है बचपन बचाओ आंदोलन का नाम सुना है आपने? जी सर, मैं सुन नहीं पाया। बचपन बचाओ आंदोलन का नाम सुना है जी। आपने? जी, सुना है सर। उसके जो मुखिया कैलाश सत्यार्थी हैं, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। जी सर। आप कह रहे हैं कि एनजीओ तो छोटे से एरिया में काम करता है, उन्होंने तो इतना, सर कभी आज तक किसी आरएएस को सुना आपने नोबेल शांति पुरस्कार मिला हो? सर जो कैलाश सत्यार्थी काम कर रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर फील्ड है, वो है बालिकों के अधिकार और उनके बारे में तक सीमित है। लेकिन आरएस बनने के बाद मुझे और भी कई अलग अलग सेवाओं का करने का मौका मिलेगा, जैसे कि मैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजन है, युवाओं के लिए आदि अलग अलग क्षेत्रों में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। आज के न्यूज़पेपर की क्या प्रमुख न्यूज़ है, फ्रंट पेज न्यूज़? सर, प्रमुख न्यूज की अगर बात करें तो एक तो यही है कि वर्तमान जो कोरोना है वो और भी अधिक तेजी से फैल रहा है, और जयपुर शहर में जो आरयूएचएस और जयपुर अस्पताल है उनके बेड फुल हो चुके हैं, और प्रशासन इसको दुरुस्त करने के लिए और भी एसएमएस अस्पताल को इसके लिए चुनने का विचार कर रहा है। तो चलिए, कोरोना के अलावा बताइए और क्या न्यूज़ है कोरोना के अलावा?
सर जयपुर शहर की एक समस्या यहाँ का जो वर्ल्ड हेरिटेज उसको जो दर्जा दिया गया है उसमें एक रुकावट यहाँ का जो परकोटे पे अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में से खबर आई है। राजस्थान से जुड़ी और एक न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में, सिटी बता देता हूं, उदयपुर सिटी से जुड़ी न्यूज है। सर वो शायद चंबल नदी की वो जो नाव डूब गई थी उसके अलावा आई थिंक वो तो कोटा में है, वो उदयपुर में नहीं है। सर मुझे ये याद नहीं आ रहा उदयपुर की घटना भी। उदयपुर के किसी होटल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, उससे जुड़ी हुई न्यूज है। सर मैंने इसको नहीं पढ़ा अभी तक। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है आपको? जी सर नहीं सर। 2002 में विनिवेश मंत्री कौन थे, है जानकारी कुछ इस बारे में? 2002 में? जी नहीं सर, ये जानकारी नहीं है। अच्छा, अरुण शौरी, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है। उन्होंने उस होटल को 7 करोड़ में बेच दिया जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी। ये न्यूज नहीं पढ़ी आपने? सर थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा विशेष गौर नहीं किया इस चीज पे, उनके नाम क्या नाम है उस होटल का, बता सकते हैं? नहीं सर, बस जानकारी सिर्फ इतनी सी है कि उस होटल की कीमत कुछ ज्यादा थी लेकिन उसे कम दाम पे बेचा गया जिससे जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ था, तो उसको केस को दोबारा खोला गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा चलिए, आपने कोरोना का जिक्र किया जयपुर का। जी सर। तो एक भीलवाड़ा मॉडल है राजस्थान का। जी सर। एक जयपुर मॉडल है जी। और एक राजस्थान मॉडल है। जरा समझाएंगे मुझे क्या है ये तीनों मॉडल? सर मैं भीलवाड़ा मॉडल और जयपुर मॉडल के बारे में बात कर पाऊंगा। ये राजस्थान मॉडल, चलिए बताइए क्या है भीलवाड़ा और जयपुर मॉडल? सर भीलवाड़ा मॉडल ये कोरोना के समय प्रचलन में आया। ये देखा गया कि भीलवाड़ा में जो कोरोना के केस हैं वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और यह धीरे धीरे कोरोना का एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा था। तो प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक नीति बनाई जिसके तहत भीलवाड़ा की जिले की पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया ताकि यहाँ से जो पॉजिटिव केस है वो बाहर न जा सके, साथ ही अन्य जिलों से भी कोई केस जिले के भीतर ना आ सके। दूसरा, जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए उनकी कॉन्टैक्ट ऐसी की गई कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए। तीसरा, भीलवाड़ा जिले में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया, यहाँ तक कि जो मूलभूत सेवाएं हैं उन पर भी थोड़ा लगाम कसी गई ताकि इसके स्प्रेड को पूरी तरह रोका जा सके। चौथा, ठीक है, रोक रहा हूँ। जयपुर मॉडल में क्या अंतर था? सर जयपुर मॉडल अंतर था? सर जयपुर मॉडल में रामगंज एक इलाका है जहां पर घनी बस्ती पाई जाती है और उस इलाके में कोरोना का केस जिस तेजी से बढ़ रहा था उसे रोकने के लिए जयपुर मॉडल बनाया गया। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाकर हर घर में मॉनिटरिंग की गई, साथ ही लोगों की जांच की गई कि और साथ ही जो व्यक्ति अपने घर में आइसोलेट नहीं रह सकते उनको अलग आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई और जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं उनका तुरंत इलाज करने के लिए संबंधित अस्पताल में रेफर किया गया। ओके, वेरी गुड। ये बताएं कि जीएस में आपने प्रशासन और प्रबंधन दो विषय हैं जो आपने पढ़े होंगे। जी सर। क्या अंतर होता है दोनों में, प्रशासन और प्रबंधन में? सर प्रशासन होता है जो शासन के द्वारा जो नीतियां लागू की बनाई जाती हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वित करना, जबकि प्रबंधन से तात्पर्य है किसी कार्य की जो व्यवस्था उसको सुचारू रूप से बनाना और उसे आगे प्रगति करना। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा स्पष्ट कीजिए, किसी उदाहरण के द्वारा समझाइए बात को। सर जैसे जो आरएस सेवा है वो एक प्रशासनिक सेवा है, इसमें जो हमारी विधायिका है उसके द्वारा जो नियम कानून लागू किए जाते हैं प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वह उन कानूनों का सही ढंग से क्रियान्वयन कराए। वहीं प्रबंधन से हम किसी विद्यालय से समझ सकते हैं कि जो संबंधित प्रधानाचार्य है उसका दायित्व होता है कि वह अपने विद्यालय की जो बच्चों की पढ़ाई और जो अन्य व्यवस्था है उनको आपसी टीचर के द्वारा तालमेल बिठाकर उनको सही ढंग से चालू करवा मतलब क्रियान्वित कर पाए। तो मतलब जो प्रिंसिपल है वो प्रशासन नहीं करता है, वो प्रबंधन करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर प्रशासनिक कार्य में भी प्रबंधन होना चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में भी प्रबंधन होना चाहिए। जी। ओके, तो वास्तव में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है वो प्रशासनिक सेवा है या उसे प्रबंधन सेवा बनाने की जरूरत है हमें? सर ये राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा है इसमें अगर सही ढंग से प्रबंधन किया जाए और सही संसाधनों का सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो ये अच्छा बेहतर सेवा बन सकती है। ओके, दिल्ली दंगों की बहुत चर्चा है आजकल न्यूज़पेपर में। जी। उमर, खालिद, ताहिर, हुसैन, इन सबका नाम आपने सुना होगा। जी सर।
क्या इशू था दिल्ली दंगों के पीछे, कुछ बताएंगे? सर दिल्ली दंगों के पीछे जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ये जब हमारे संसद के द्वारा CAA जो पास किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके उस दौरान इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ये प्रमुख व्यक्ति नाम सामने आए थे। साथ ही इनके ऊपर राजद्रोह का जो आरोप लगाया गया था, उससे इनका नाम चर्चा में आया। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली के लोग जो आम वहाँ के जो युवा हैं उनको भड़काने का प्रयास किया, जिसके कारण दिल्ली जो में दंगे उभर गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। CAA का नाम लिया आपने, क्या है ये CAA? सर ये इसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें एक विशिष्ट धर्म के लोगों को हम भारत की नागरिकता देंगे। किन किन पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं? सर इसमें मुख्यतः भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के जो हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी आदि इन धर्म के लोगों को हम भारत में नागरिकता देंगे। कुछ प्रावधान है किस समय के पहले जो भारत आए थे उन्हें नागरिकता देंगे, या जो आजकल आएगा उसे भी नागरिकता दे देंगे हम? जी नहीं सर, ये जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वर्ष 2013 से पूर्व जो व्यक्ति भारत में आ चुके होंगे, ये केवल उन्हीं पर लागू होगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले? जी सर, आई थिंक जी। अच्छा, थोड़ा सा लोकपाल बताएंगे मुझे, क्या होता है लोकपाल और लोकायुक्त? जी सर लोकपाल और लोकायुक्त जो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार की समस्याएं जो देखी जाती है उनको रोकने के लिए ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं। लोकपाल केंद्र में काम करेगा, वही लोकायुक्त राज्य में काम करेगा। इनका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो प्रशासन में जिस प्रकार की जो भ्रष्टाचार संबंधी जो शिकायतें मिलती हैं उन पर वो अपनी जांच करे और संबंधित कार्रवाई करे। राजस्थान लोकायुक्त कानून कब बना था? सर ये राजस्थान लोकायुक्त कानून जो सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1970 के आसपास आई थिंक। श्योर नहीं सर। कौन है अभी राजस्थान में लोकायुक्त? वर्तमान लोकायुक्त सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, राज्यपाल कौन है राजस्थान में अभी? जी सर, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं। और राज्य चुनाव आयुक्त? सर राज्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में श्री प्रेम सिंह जी मेहरा जी हैं। कंफर्म है? जी सर, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री प्रेम सिंह जी मेहरा। अच्छा, चलिए, शतरंज हॉबी है आपकी? जी सर। अच्छा, थोड़ा शतरंज के बारे में बताइए मुझे, क्या है ये गेम? सर ऐसा अगर पुरानी कथाओं के अनुसार बातें करें तो इस खेल का उद्भव रावण के समय मंदोदरी के द्वारा किया गया था, ताकि जो रावण है वो अन्य कार्यों के बजाय उनके साथ शतरंज खेलने में अपना समय व्यतीत करे। और वहीं अगर वास्तविकता में बात करें तो पुराने समय में जो राजा महाराजा थे वो अपना जुआ खेलते थे, लेकिन ये खेल भाग्य पर आधारित था। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा खेल बनाया जाए जो भाग्य के आधार पर ना हो बल्कि दिमाग। उसी दौरान इस खेल का उद्भव माना और इस खेल को प्रारंभ में चतुरंग भी कहा गया। चतुरंग से तात्पर्य है चतुरंगिनी सेना, यानी घोड़े, हाथी, ऊंट, पैदल सिपाही। शतरंज खेलने के लिए किन क्वालिटीज का होना चाहिए खिलाड़ी में? कोई 2 क्वालिटी बताइए मुझे। सर शतरंज खेलने के लिए अगर प्रमुख क्वालिटी की बात करें तो व्यक्ति में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। उसे न केवल आगे आने वाली समस्याओं बल्कि जो वर्तमान में जो परिदृश्य है उसको देख के निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार परिस्थिति हमारे अनुकूल भी नहीं होगी, लेकिन उसमें हमें धैर्य बनाए रख के खेल को ढंग से खेल के और वर्तमान में अच्छे विचार मतलब पॉजिटिव एनर्जी साथ खेलना चाहिए ताकि हम अपने जीत प्राप्त कर सकें। अच्छा, मैं देखता हूं कि शतरंज खेलने के लिए चाल चलना आना चाहिए। जी सर। तो चाल चलना आना चाहिए, ये मतलब प्रशासन में भी जरूरत है इस क्वालिटी की? सर इसको चाल चलने के बजाय हम निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर समझ सकते हैं कि अगर आपका जो निर्णय है वो वर्तमान परिस्थिति में सही ढंग से काम करेगा नहीं करेगा, अगर आपके निर्णय लेने से किन किन लोगों पर असर होगा, अगर वो सोच के हम निर्णय लें तो ये बेहतर होगा। ओलंपिक में चेस है शामिल?
जी नहीं सर, ओलंपिक में चेस शामिल नहीं है सर। क्यों नहीं किया गया है शामिल? सर ओलंपिक जब इसकी शुरुआत मानी जाती है तो इसमें सर इसकी गति, तेजी, ऐसे कुछ विशेष शारीरिक जो गुण हैं उन्हीं के आधार पर इसको लिया गया था, लेकिन बाद में कभी इसको शामिल नहीं किया गया। कंफर्म है? सर जहाँ तक मुझे याद है ओलंपिक में अभी शामिल नहीं है। इस बार ओलंपिक में शामिल होना था क्या चेस को? जी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, उसकी जानकारी नहीं है आपको। ग्रैंड मास्टर क्या होता है चेस में? सर ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में सबसे बड़ी उपाधि होती है और यह उन्हीं को मिलती है जो जो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था फिडे के द्वारा जो निर्धारित कैटेगरी है उसको पूरा करते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर, ललित सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सर। आलोक, आलोक, आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। चलो, आपका लैब असिस्टेंट है आप तो अभी? जी सर। स्कूल में है, कॉलेज में है? जी सर, मैं स्कूल में हूँ। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लैब्स होती हैं? जी सर। तो पूरे संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां पर? जी सर, जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहां पर साइंस जो फैकल्टी है वो 5 वर्षों पूर्व ही खोली गई थी, तो इस कारण यहाँ पर जो संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी अपन अखबारों में भी पढ़ते हैं और पिछले कुछ वर्षों से ये जानकारी कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है। तो भारत के बारे में बात करें आपसे। जी सर। भारतीय संस्कृति महान संस्कृति मानी जाती है दुनिया में। जी सर। संस्कृति कहते किसे हैं? सर संस्कृति किसी खास समाज के लोगों के द्वारा जो पहनावा, उनकी बोलचाल, भाषा, उनका रहन सहन आदि अन्य अन्य जो गुण हैं उनसे मिलकर बनती है। फिर सभ्यता किसे कहेंगे? सर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सभ्यता और संस्कृति में कुछ अंतर होता है जी क्या? सर अंतर तो है लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर उसको। अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं, तो याद आनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति मौलिक है। भारतीय संस्कृति मौलिक है, आप इसको समझा सकते हैं? सर अगर मौलिकता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो यहाँ की जो रहन सहन है वहीं से जो सर मैं थोड़ा समझा पाने में असमर्थ हूँ। सब संस्कृतियां मिट गई लेकिन हमारी संस्कृति अभी तक चल रही है। जी ऐसा है ना? कहा वो जाता है सर। एक शेर भी है ना इससे संबंधित, मिस्र रोमन रोमा सब मिट हाँ, गए। बट गए क्या है, लेकिन आपको याद है क्या? सर वो लाइन एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रही सर। लाइन याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अपने यहाँ पर अभी कौन सा भारतीय संवत जो राष्ट्रीय पंचांग में मान्यता प्राप्त घोषित किया गया है? जी सर, विक्रम संवत को माना गया अभी। राष्ट्रीय पंचांग में विक्रम संवत को माना गया है? सर जहां तक मैंने देखा विक्रम संवत ही आई थिंक। अच्छा, आप अखबार पढ़ते हैं रोज, उसमें आता है विक्रम संवत शक संवत। जी सर। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। विक्रम, ये तो अखबार में रोज आता है। जी सर आता तो है लेकिन मैं सर विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? सर विक्रम संवत जो विक्रमादित्य है उनसे संबंधित है और यह जो ईसा मसीह हैं उनसे पूर्व ही शुरू हो चुका था। और जो सर जो वर्ष है आई थिंक 57 या विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? सर विक्रमादित्य सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। किस खुशी में शुरू किया था उन्होंने ये? सर वो किसी विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया था। इसकी विजय? अब विजय सर मुझे याद नहीं है अभी इस समय।
ये तो बेसिक चीजें हैं जो भारत के बारे में आपको जानकारी, एक आरएस अधिकारी को जानकारी होनी चाहिए। आप एक आरएस अधिकारी हैं, राजस्थानिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आपको ये चीजें इसी आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, ये चीजें तो आपको याद करना। चलो ईस्वी सन की बात करिए आपने, ईस्वी सन कब शुरू हुआ था? सर ये ईसा मसीह से संबंधित है और ये उनके जन्म से माना जाता है। कब शुरू हुआ था? मेरा प्रश्न तो आपने सुना ही नहीं। सर ईसा मसीह के जन्म पर शुरू हुआ है, जन्म के बाद शुरू हुआ है, या कितने वर्षों बाद शुरू हुआ है, आपको ध्यान है कुछ? सर शायद उनके जन्म से शुरू माना जाता है, लेकिन श्योर नहीं सर। सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद जन्म से माना जाता है। श्योर होना चाहिए ना आपको, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये कोई विषय विशेष की बातें नहीं है, ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि हर एक को मालूम होना चाहिए। नहीं जी सर। अच्छा मुझे बताएं आप कि इंद्र का प्रसिद्ध हाथी था, उसका क्या नाम था? सर उसका नाम ऐरावत था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? सर उनका हाथी का नाम गजराज राम, सर वो राम प्रसाद गजराज, में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। राम प्रसाद, कंफ्यूज मत हो आप, जी सर। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी पिछले कुछ महीनों में हमारे यहाँ पर जो केंद्र राज्य संबंध है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? राज्यपाल की क्या फंक्शंस होते हैं? सर राज्यपाल एक केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो किसी राज्य के अंदर जो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखता है, और अगर उसे लगता है कि उस राज्य में जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो संविधान व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो वो अपने जो राष्ट्रपति हैं उनको इसके संबंध में जानकारी देता है। और कोई फंक्शन है उसके, या एक ही मात्र फंक्शन है उसका? सर राज्यपाल अगर देखा जाए तो राज्य का जो नाम मात्र प्रमुख भी होता है, जो मुख्यमंत्री और उसके अधीन आने वाले मंत्री परिषद के साथ की सहायता से राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनको सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करता है। अभी ये जो प्रकरण चला था विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, जी सर, इसके बारे में आपने अखबारों में खूब पढ़ा होगा। जी सर। क्या राज्यपाल की जो कार्यवाही थी वो समुचित थी आपकी नजर में? जी सर, माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो 21 दिन का अल्टीमेटम जो सूचना दी गई थी कि 21 दिन के बाद सत्र शुरू होगा, वो नियमानुसार सही था, क्योंकि हमारे संवैधानिक कार्यवाही में यही उल्लेख है कि राज्यपाल संसद का विधानसभा सत्र बुलाने से पहले 21 दिन पूर्व सम्मानित जो सदस्य हैं उनको सूचना देगा, और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। आपके हिसाब से उनका कार्य सही था? बिल्कुल जी सर, उन्होंने नियम कानून के अनुसार ही जो सत्र बुलाया। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की। जी सर। आप सहमत हैं इससे? सर संविधान निर्माण में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं उनका प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि जब संविधान जब निर्माण होने वाला था, तब जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा था कि आपकी नजर में कौन सा जो व्यक्ति है जो संविधान के जो कानूनी जानकारी सही ढंग से दे पाएगा, तो उस समय गांधी जी का भी यही विचार था कि बाबा साहब। मेरा प्रश्न उसका उत्तर सीधा साधा एक लाइन में दीजिए कि क्या भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे? जी सर, मेरी राय में सर थे। अकेले ही थे? जी सर नहीं, उनके साथ साथ और भी अन्य संविधान के सदस्य थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो क्या थे? किस हैसियत से उन्होंने संविधान निर्माण में सहयोग किया? सर वो संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष के रूप में उन्हें अपनी भूमिका निभाई, साथ ही जो अन्य समितियां थी उनको भी किसी प्रकार की कानूनी सहायता देने में उन्होंने अपना योगदान दिया। अच्छा, हमारे भारतीय मनीषा में, भारतीय शास्त्रों में वेदांत शब्द आता है। ये वेदांत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सर मेरी इसकी जानकारी नहीं सर। जानकारी नहीं है तो आप इस पर जानकारी देंगे? मानवाधिकार आयोग। जी सर, मानवाधिकार आयोग। अधिकार आयोग भारत में कब बना? केंद्र स्तर पर और बाद में राज्य स्तर पर कब बने? सर मुझे केंद्र स्तर पर ध्यान है,
मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत ये बनाया गया था, और इसके कुछ वर्षों के बाद ही राज्य में भी इसकी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, और जो वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो श्री HL दत्तू जी हैं। क्या मानवाधिकार आयोग के निर्णयों को सरकार के ऊपर बाध्यकारी हैं मानना? सर जहां तक मुझे याद है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वो स्वतः संज्ञान लेकर वो जो माननीय उच्च न्यायालय समय शोर नहीं भी इस समय। जब भारत में ये जो मजदूर आंदोलन चलते हैं उसके बारे में जानकारी है आपको? सर मजदूर आंदोलन तो जिसे नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं सर। नहीं मालूम? AICTU और ये हिंदुस्तान मजदूर सभा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन को INTUC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या नाम, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कुछ भी जानकारी नहीं इनके बारे में? सर इन संबंधित संस्थाओं के बारे में सर जानकारी नहीं भी। तो जानकारी है तो होनी जरूरी है आपको, नहीं? सर समझ चाहूंगा, याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़े और चीजें और बताएं मुझे आप। अभी कुछ महीने पहले गणेश जी की जयंती गई है ना, गणेश चतुर्थी। जी सर। ये गणेश चतुर्थी कब सबसे पहले महाराष्ट्र में मनाना शुरू हुई, कब शुरू हुई और किसने शुरू की? सर ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और इनके द्वारा की गई थी, और इसका इस उद्देश्य ये था कि जो जनमानस में जो है पहली एकता स्थापित करना। जी सर। पहली बार गणेश उत्सव कब मनाया? सर वो एग्जैक्ट वर्ष में याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तिलक साहब के द्वारा। और बता दीजिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, क्या आप इससे सहमत हैं? सर इस बात में सर कोई दो राय नहीं कि जो साबरमती के संत महात्मा गांधी जी हैं उनका कमाल अच्छा ही जो भारत की आजादी में उनका योगदान रहा, लेकिन अगर ये कहें कि बिना, और उनके जो तरीके थे अहिंसा और सत्य, अगर हम इन पर देखें तो वाकई में जो ऐसे हथियार थे कि हमें जो बिना, अगर गांधी जी के सिद्धांतों को हम माने तो बिना अहिंसा के आजादी प्राप्त कर पाए। तो इसका मतलब आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, उनके जो हथियार थे सत्य और अहिंसा, वो उनके मैं मानना चाहूंगा कि वाकई में वो बिना खड़क बिना हथियार के सत्य और अहिंसा से ही भारत आजाद हुआ, या और भी कोई कारण है भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के? सर स्वतंत्रता की प्राप्ति में अगर किसी एक ही व्यक्ति का योगदान कहा जाए तो ये उचित नहीं होगा। समय समय पर अनेक जो स्वतंत्रता के हमारे जो वीर जवान हैं उनका योगदान रहा, अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, और साथ ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था स्थापित की थी, वो किसने की थी? सर कौन सी? सर सुन नहीं पाया। फॉरवर्ड ब्लॉक। जी सर फॉरवर्ड ब्लॉक। वो राम कुछ सब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सब याद। आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई योगदान है क्या? जी सर। सर उनका मुख्य योगदान यही रहा कि उनके द्वारा जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, वो उससे जो वर्तमान जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर उन्होंने दबाव, भारत की आजादी के लिए दबाव डाला। साथ ही जो अन्य देश थे जैसे जापान और अन्य कनेक्ट नहीं हुआ है, जापान, म्यांमार आदि देशों के सहयोग लेके जो हमारे जो पूर्वी भारत है वहां से उन्होंने देश की सीमा में घुसकर जो ब्रिटिश लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी योजना में कुछ व्यवधान आ जाने के कारण वे पूर्णतया इसमें सफल हो नहीं पाए। आजाद हिंद सरकार कहां से संचालित हुई? सर जहां तक मुझे याद है सर जापान है इसका आंसर। ये बहुत सामान्य चीजें हैं, ये कोई इतिहास की चीजें नहीं है। ये जो सामान्य बातें हैं ये सबको आनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए भारत के बारे में, है ना?
जी 11 सर। महीने तक आजाद हिंद सरकार चलाई और आप कह रहे हैं कि बिना खड़क बिना ढाल हमको आजादी दिला दी महात्मा गांधी ने। यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हाँ ललित जी। जी सर, दिनेश सर। ललित सर आप लेना, एक बार थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रही है इसमें। जी सर, आवाज तो आ रही है, ठीक है। हाँ, आलोक जी। जी सर। थोड़ा करंट से क्वेश्चन पूछते हैं आपके जयपुर से। तो ये बताइए कि अमृता अभियान शुरू हुआ था जयपुर में, अमृता अभियान। अमृता अभियान? कुछ जानकारी है इसकी? नहीं सर। कोई बात। अच्छा ये बताइए कि अभी जयपुर को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जी सर। बताएं इसके बारे में। सर जयपुर शहर के जो परकोटा है उसकी विशेषताओं को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा फरवरी माह में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। और इसमें जो यहाँ के जो परकोटे हैं उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि जिसके तहत यहाँ की जो एक समान जो रंग है, खासकर गुलाबी रंग, और जो यहाँ की जो परकोटे की जो बनावट है, इन विशेषताओं को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इसे ये दर्जा दिया गया है। ये विश्व धरोहर शहर। जी सर। विश्व विरासत सूची, इनमें कोई अंतर है या दोनों एक ही है? जैसे जयपुर के संदर्भ में कुछ है जानकारी आपको इसके बारे में? जैसे जयपुर को परकोटे को भी घोषित किया गया, जयपुर सिटी को भी घोषित किया गया, तो कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? सर जो जयपुर शहर जो खासकर परकोटे के भीतर बसा हुआ है, ये दर्जा उसी क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है। अच्छा बताएं, रमजान खान कौन है? रमजान खान। रमजान खान सर मुझे याद पद्मश्री रमजान खान, अभी इनको 2020 में पद्मश्री दिया गया। इनके बारे में कोई जानकारी है तो बताएं। नहीं है, कोई नहीं। अच्छा आप इस बात पे आइए, जयपुर के इतिहास की बात करते हैं। तो जी सर। जयपुर की स्थापना कब किसने की? सर जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और जयसिंह द्वितीय या जयसिंह प्रथम? सर जयसिंह द्वितीय। ओके, तो प्रथम और द्वितीय में क्या कितना डिफरेंस था? सर लगभग 50 से अधिक ही रहा। कोई विशेष अंतर दोनों में कार्यशैली में? सर कार्यशैली में अंतर ये बात की जाए तो सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे वो गणित और ज्योतिष के एक अच्छे विद्वान माने जाते थे। और उन्हीं के द्वारा जो जयपुर का जो जंतर मंतर है और जो अन्य महल जैसे वो नाहरगढ़ आमेर और जो अन्य जयपुर की जो इमारतें हैं उनका निर्माण करवाया गया था। वहीं मिर्जा राजा जयसिंह का अधिक इसमें जयपुर की स्थापना में इतना अधिक योगदान नहीं रहा, क्योंकि उनका अधिकांश समय जो मुगल जो दरबार है वहां की सेवा में लगा रहा। सवाई जयसिंह में सवाई उपाधि किसने दी थी? सवाई जयसिंह दी थी। सर उनको सवाई की उपाधि ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह में मिर्जा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। बैराट के बारे में बताइए। बैराट सर बैराट जयपुर क्षेत्र में स्थित है। और बैराट की जो विशेषताएं अगर मुख्यतः दो हैं, पहला यहाँ अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, और दूसरा ये माना जाता है कि जो पांडव थे उनका जो निर्वासित समय वो यहाँ व्यतीत हुआ है। ठीक है, कोई नदी वगैरह यहाँ से? सर यहाँ से बाणगंगा नदी को माना जाता है। क्या है बाणगंगा का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? सर बाणगंगा नदी सर मुझे इसकी याद नहीं थी। ठीक। अच्छा कुछ मीनाकारी के बारे में बताइए। मीनाकारी सर सॉरी सर। ठीक है, ब्लू पॉटरी? जी सर जयपुर शहर की जो ब्लू पॉटरी है वो विश्व विख्यात है।
और इसमें जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर मुख्यतः नीले कलर से इस पर डिजाइन बनाई जाती है। और सर कृपाल सिंह शेखावत जी इसके प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक मतलब व्यक्ति हैं। ठीक है। ये जंतर मंतर क्या है? सर जंतर मंतर एक खगोलीय मतलब एक यंत्र की, उसमें सर जो सूर्य और उसकी गणना पर आधारित इसमें यंत्र रखे गए हुए हैं, जैसे नाड़ी वलय यंत्र और राशि वलय यंत्र इत्यादि। इनके माध्यम से हम जो ग्रह नक्षत्रों की जो गति उनकी दिशा का अध्ययन करते हैं, साथ ही वर्तमान समय में इसका जो मानसून के आने की दिशा और गति इसका भी इसके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। ओके, तो ये वेधशाला है जंतर मंतर? जी सर, ये वैध प्रमुख किसके द्वारा स्थापित है ये? सर ये सवाई जयसिंह द्वितीय जी के द्वारा ही स्थापित की गई है। कितनी वेधशालाएं बनी उनके समय? सर उनके द्वारा मुख्यतः 5 वेधशालाएं बनाई गई थी, जैसे जिनमें जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, इन 5 स्थानों पर उनके द्वारा वेधशाला स्थापित की गई थी, जिनमें जयपुर प्रमुख है। ओके, ये आमेर का किला के बारे में कुछ बताएं। आमेर का किला? सर आमेर का किला यहाँ के कछवाहा वंश का एक निवास स्थान की तरह रहा है। और आमेर का किला सर सवाई मानसिंह के समय में मानसिंह के समय बनाया गया था, जिसके बाद में आने वाले आमेर का किला मानसिंह कंफर्म हो? सर मानसिंह की तरह शुरुआत की गई थी, लेकिन जो मुख्य रूप से जयसिंह जी द्वारा दिया गया था, मतलब। और इसमें सर मुख्यतः 4 प्रवेश द्वार हैं: चांदपोल, सूरजपोल, सिंहपोल, गणेशपोल। और जो सिंहपोल है वो यहाँ का एक मुख्य प्रवेश द्वार है, वहीं जो सूरजपोल है वो महल के भीतर जाने का एक प्रवेश द्वार है। इसके अलावा यहाँ पर केसर क्यारी, मावठ, दिलाराम का बाग और अन्य उद्यान, और इसके नजदीक में ही जल महल भी स्थित है। ये कछवा वंश, कछवाओं की कुलदेवी कौन है? सर कछवाहों की कुलदेवी जमवा रामगढ़ में स्थित जमवाई माता हैं। शिला देवी के बारे में बताएं। शिला देवी? सर शिला देवी जो यहाँ के शासक थे, उनके द्वारा बंगाल के शासक केदार, जिनका नाम है, उनको पराजित करके वहाँ की जो देवी थी उसको यहाँ के महलों में स्थापित किया गया था। और तथा यह कछवाहा वंश की जो आराध्य देवी है उसके रूप में इनको पूजा जाता है। ठीक। जयपुर में कितने नगर निगम हैं? सर जयपुर में वर्तमान में 2 नगर निगम हो चुके हैं, जिनका नाम है जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। जयपुर के अलावा और कहीं 2 नगर निगम? जी सर, जोधपुर में भी 2 बनाए गए हैं और कोटा में भी 2 बनाए गए हैं। ये ऑल वुमन रेलवे स्टेशन नाम सुना है? ऑल वुमन रेलवे स्टेशन? जी सर, ये हमारे जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन को ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है। राजेश जी। अमित जी? सर आलोक जी। सर आपने अभिनव नाम लिखा जी सर? वो जी सर। कोई आप ये बताएंगे कि सांबर झील में जो पक्षियों की मृत्यु हुई थी अभी? जी सर। कोई समय आपको याद हो तो उसका? सर समय के सर ये मुख्यतः उस समय घटना हुई थी जब जो प्रवासी पक्षी यहाँ पर जो प्रजनन के लिए आते हैं, उस दौरान ये घटना हुई थी। हाँ, तो किस कारण हुई थी, कुछ याद है क्या आपको? कारण क्या था? सर यहाँ का कारण मुख्यतः जो यहाँ का जो जल है उसमें सर कुछ प्रदूषण पाया गया था, और जिसके कारण जो वहाँ के पक्षी है उनको इससे संबंधित कुछ बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो उनकी मृत्यु वहीं पे हो चुकी थी। बैक्टीरिया की वजह से हुई थी या वायरस की वजह से? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। चलिए, आपको अगर प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता है तो इस प्रकार की आप जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सर मैं इन प्रकार की घटनाओं को सबसे पहले तो रोकने, घटनाओं के होने से पहले की तैयारी करूंगा। जैसे वहाँ के जो जल स्तर हैं उनकी एक जांच करवाऊंगा कि वहाँ के जो जल स्तर है वो वर्तमान में किस प्रकार का है, क्या उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक है जिससे संबंधित जो पक्षी हैं उनको नुकसान हो सकता है। अगर हाँ तो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा।
साथ ही जो और अन्य समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे जो अन्य कुछ शिकारी वगैरह जो आते हैं वो इस एरिया से दूर रहें, अगर आते हैं तो उन पर संबंधित जो कानूनी कार्रवाई है वो करूंगा। आप ये बताइए कि अभी आपने एक बात की थी कि जयपुर में अतिक्रमण। सर सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया आपका। जयपुर में अतिक्रमण की समस्या की बात, जी जी अभी क्या हालात है अतिक्रमण के, मतलब ऐसे चर्चा में है क्या अभी? जी सर, ये पाया गया है कि जो जयपुर का परकोटा है जिसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है, उस परकोटे की जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि इसमें 3 फीट की जो ग्रीन वॉल होनी चाहिए, उसका नियम का पालन नहीं हो पा रहा है तथा लोगों ने इस परकोटे की दीवार से सटा के अपने जो भवन निर्माण आदि बना लिए हैं। और न केवल लोगों ने बल्कि जो प्रशासन के कुछ जो दफ्तर हैं वो भी इस अतिक्रमण को कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता चले कि आपकी सहकर्मी कोई इसमें लिप्त है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर, जैसा कि अगर मुझे इसका अधिकारी बनाया जाएगा तो मैं जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वही करूंगा, और जो अपने सहकर्मी हैं उनको भी बताऊंगा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है, आप इसमें सुधार कीजिए। साथ ही जो अन्य लोग हैं आप उनको भी समझाइए कि जो जयपुर की जो विरासत है हमें इसको सहेज कर रखना है, इसे किसी अतिक्रमण के भेंट नहीं चढ़ने देना है। और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो मैं जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो उन पर करूंगा। एक अमानी शाह नाला है जयपुर में। जी सर। वो भी अतिक्रमण से प्रभावित एरिया है क्या? जी सर, अमानी शाह नाले। जी सर। अच्छा, अमानी शाह नाले का कोई पुराना ऐतिहासिक संदर्भ बताइए। सर, ऐसा माना जाता है कि जो जयपुर शहर में वर्तमान में कई सालों पहले एक नदी बहती थी जो जयपुर शहर की जो पेयजल व्यवस्था है उसी को से संबंधित थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस नदी के आसपास अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे यह इस नदी को आगे प्रवाह का सही क्षेत्र नहीं मिल पाया और धीरे धीरे यह एक कचरे के जो नाले के रूप में तब्दील हो गई। एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं, जी सर, पूर्वी राजस्थान, उनमें जेंडर रेशियो बहुत कम है, इसका कोई विशेष कारण? सर, इसका विशेष सर सामान्यतः ये प्रयास यही किया जाता है कि लिंगानुपात जो है वो सही स्थिति में रहे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण। सॉरी, रोकना चाहूंगा यहाँ पे, कारण पूछ रहा हूँ, सुझाव नहीं। सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए सर। दिनेश सर सुन रहे हैं? दिनेश राय सर। बिल्कुल 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 सुन रहा हूँ। जी सर। ललित जी सर। सर। आलोक जी, आप जी सुन सर। पा रहे हैं मुझे? जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। आप क्या बनना चाह रहे हैं? सर, मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना चाह रहा हूँ। राज्य प्रशासनिक सेवा? जी सर। क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवा? सर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर, मेरे अनुसार एक आरएस अधिकारी के अंदर एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही उसे जो यहाँ की जो समस्या है उनका ध्यान, उनकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपने नेतृत्व क्षमता से अपने अधीनस्थ लोगों से जो काम है वो करवा सके और उनमें आपसी तालमेल बिठा सके, और इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर समाज के जो वंचित वर्ग है उसके प्रति एक करुणा और सहानुभूति भी होनी चाहिए, ताकि वह उनकी समस्याओं को समझकर जो नैतिकता क्या होती है? करुणा, सहानुभूति, नैतिकता क्या होता है ये? सर, सहानुभूति सहानुभूति से तात्पर्य है किसी व्यक्ति की। नैतिकता के ये जो पक्ष आपने बताए हैं, जी सर। नैतिकता होती क्या है? सर, मैं याद नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आपके निजी जीवन में और सार्वजनिक जो आपके जो व्यवसाय होगा, जहां आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सपने देख रहे हो, आपको लगता है कि आपके निजी जीवन में और
जो आपका ऑफिशियल लाइफ होगी, उन दोनों में आपकी नैतिकता, आपके ये ईमानदारी, सहानुभूति, करुणा, ये जो तत्व आपने बताए हैं उसमें अंतर होगा? जी सर, जहाँ तक मैंने अपने आप का जो विश्लेषण किया है और ये पाया है कि जो व्यवहार मैं अपने निजी क्षेत्र में करता हूँ वही मैं अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनमें भी मेरा सेम व्यवहार रहता है। इनमें किसी प्रकार का कोई जो अंतर है वो नहीं दिखाई देता। अच्छा, चलो आपको एक सिचुएशन देते हैं। जी सर। मान लो एक जुआरी है, डकैत है, पैसा कमाता है, पैसा चुराता है, लोगों को लूटता है। वो एक आपके हॉस्पिटल में जाता है, लैब असिस्टेंट है ना आप? सर मैं विद्यालय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट है आप, है ना? जी सर। मान लेते हैं आपके स्कूल में आता है और आपकी लैब को देखता है और आपको लैब को देखकर वो कहता है कि इसमें संसाधनों का अभाव है और आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही इसमें साउंड होने चाहिए, और वो कुछ पैसा जो उसने लूटा है वो आपको देना चाहता है धर्म के नाम पर। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो चाहता है कि उस लैब पर उसका नाम लिखा हुआ हो। तो ऐसे समय में आपका क्या निर्णय रहेगा? सर सबसे पहले मैं उससे ये कहूंगा कि आप जो विद्यालय के विकास में योगदान देना चाह रहे हैं वो अच्छी बात है। नहीं, आप तो ये बताओ, आप पैसा लेंगे या नहीं लेंगे? सर मैं उसे जो नियमानुसार जो तरीका है उससे पैसे लूंगा। पैसा लेंगे आप? जी सर, मुझे विद्यालय के जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है उसके माध्यम से इसको जो दान विद्यालय में लूंगा। नहीं, उससे तो आपका काम नहीं बना ना। आप प्रश्न सुन नहीं रहे हो। प्रश्न का जो कंडीशन है उसको क्लियर सुनिए। वो चाहता है कि उसका नाम उस लैब के नाम के साथ जुड़ा रहे और पट्टी पर उसका नाम लिखा हुआ रहे, फला फला राजकीय जो प्रयोगशाला है। सर अगर इस प्रकार का जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जो अच्छे समाज सेवी हो केवल उन्हीं का ही नाम इस पे हम लिख सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो समाज में जिसको अच्छी नजर से वो नहीं सेकेंड इशू है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उसका प्रपोजल स्वीकार करेंगे या नहीं? सर मैं जो संबंधित अधिकारी हैं पहले उनसे राय लूंगा कि क्या ऐसा करना उचित होगा, फिर उसके अनुसार जो संबंधित कार्रवाई होगी वो करूंगा। ठीक है। अच्छा, आपको एक और सिचुएशन देता हूँ। आपने अभी कहा कि मैं अपने निजी जीवन में और जो सार्वजनिक जीवन होगा उन दोनों में एक ही तरह के नैतिक दायित्व और गुणों को दिखाता हूँ। आपने अपने आप का विश्लेषण भी किया है। जी सर। आपके विश्लेषण से ही आप बताइए कि अगर आप ऐसी चीजें जो समाज में नहीं होनी चाहिए, जैसे ऑनर किलिंग का नाम सुना होगा आपने? जी सर। ऑनर किलिंग के बारे में हम बहुत सुनते हैं और इसमें महिलाओं की जो प्रताड़ना है, महिलाओं के प्रति जो असुरक्षा है और महिलाओं के जो अधिकारों का हनन हो रहा है वो बड़ा ही पीड़ादायक है। ऐसे में आप ये देखिए कि एक सिचुएशन इस तरह से आती है कि आपके परिवार में ही ऑनर किलिंग का कोई घटनाक्रम हो जाता है, और एक ये होता है कि जब आप एसडीएम हैं और आपके पास में ऑनर किलिंग का एक मामला आता है। क्या दोनों में आपकी प्रतिक्रिया समान रहेगी? जी सर, जो मुझे जो दायित्व दिए गए हैं और जो मेरा कर्तव्य है मैं उसी के अनुसार कार्रवाई करूंगा, चाहे वो मेरा निजी पक्ष से संबंधित हो या जो मेरा सार्वजनिक पक्ष से है उससे संबंधित हो। जो भी इस पक्ष में जो नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वही मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? दोनों में ही बताइए, क्या करेंगे, क्या निर्णय होगा आपका, संक्षिप्त में बताइए। सर सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो मैं जो भी पक्ष से संबंधित होंगे उन पर जो अगर कोई जो कानूनी कार्रवाई की जाती है वो करूंगा। वहीं जो निजी पक्ष है उनमें जो मेरे परिवारजन है मैं उनको पहले समझाऊंगा कि जो ऑनर किलिंग है वो गलत है और साथ में कानूनी रूप से भी गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घटना हो चुकी है, आप क्या समझाएंगे? आप सर उसके बाद तो जो भी इसमें जो लिप्त होंगे मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और उन्हें जो आवश्यक कार्रवाई जो कानूनी होगी वो करूंगा। ठीक है। आपका फिलॉसफी आपने पढ़ी होगी, एथिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने एथिक्स? सर कुछ पढ़ा है लेकिन इतना नहीं। आरएस के जी हाँ, वो संबंधित पेपर में वही है। टॉपिक सर जितना पढ़े था। होंगे, जी सर। पास करके आए हो तो पढ़े ही होंगे। जी सर। आपको पता है पुरुषार्थ एक शब्द है, आपका टॉपिक है एक। जी सर।
क्या होता है पुरुषार्थ? सब पुरुषार्थ होते हैं, ये मुख्यतः से 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये माना जाता है कि किसी भी पुरुष को, जो व्यक्ति है, उसे ये निम्न 4 कार्य करने चाहिए। पुरुष को, स्त्री को नहीं करने चाहिए? सब व्यक्ति। और बताएं इसके बारे में। सर, जैसे जो है धर्म है, वो उससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को जो उसके अनुसार जो नहीं, आप तो ये बताएं कि पुरुषार्थ क्या होता है, उसके प्रकार पे ना जाएं। पुरुषार्थ क्या होता है? सर, एक मनुष्य को जो उसके जो करणीय कार्य हैं उसे एक नियमानुसार ढंग से और उसे करना चाहिए, ये उससे संबंधित है। एक मनुष्य, मैंने अभी आपको कहा, एक चोर है, उसका कार्य है चोरी करना, तो क्या जी ढंग सर। से उसको चोरी करनी चाहिए? सही बात है, चोरी करनी। उसको आईटी सेक्टर के जो नए नए कोड हैं, नए नए इक्विपमेंट्स हैं, उनका उपयोग करते हुए चोरी करनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हो कि पुलिस अपना दायित्व निभाए, चोर को पकड़े, चोर अपना दायित्व निभाए और वो अपने आप को हाईटेक करे। सर, इसमें जो सकारात्मक पक्ष की तरफ मुझे देखना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसे जो सकारात्मक जो कार्य है वो उसे करना चाहिए, न कि वे कार्य जिनसे वो, जिस समाज में वो रहता है, उसको किसी प्रकार की हानि होती हो। आपके ऋण कितने चुक गए हैं? अभी तक आपने ऋण अदा कर दिए हैं अपने? सर नहीं सर, मेरा अभी तक ऋण बाकी है। कौन से ऋण बाकी हैं आपके? सर, एक तो पितृ ऋण बाकी है और देव ऋण बाकी है, और सर एक और ऋण है लेकिन याद नहीं कर पा रहा। याद नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आप जब आरएस ऑफिसर बन जाएंगे, आपने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आप जाना चाहते हैं, तो सर। वहां कौन सा ऋण आपका लागू होगा? सर, मेरा ऋण होगा जो समाज, जिस समाज से मुझे शिक्षा मिली, मैंने रहन सहन सीखा, जहाँ से मैंने अपना जीवन शुरू किया, मुझे खाने के लिए अनाज मिला, उस समाज के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनके प्रति भी मेरा एक दायित्व बनता है, जो मैं इस सेवा में आने के बाद पूरा करना चाहूंगा। समाज का क्या मतलब है आपका? तो समाज बनता है किसी व्यक्ति के जो आसपास के जो लोग हैं, जिस परिवेश में वो रहता है, जहाँ वो अपना कार्य करता है, उन क्षेत्रों के लोगों से मिलकर समाज बनता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां आप जयपुर के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग जयपुर होगी तो आप बहुत मेहनत से काम करेंगे, और आपकी पोस्टिंग अगर डूंगरपुर कर दी जाएगी तो आप इतनी शिद्दत से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग आपके आसपास नहीं रहे। तो समाज में केवल यही नहीं, लेकिन जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी होगी जिन भी क्षेत्र के प्रति, क्योंकि जो समाज है वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है जो सेवाएं मुझे जयपुर में प्राप्त हुई हो, उसका जो उत्पादन है वो किसी राज्य के किसी दूसरे क्षेत्र में हुआ हो, तो इस प्रकार जो पूरा राज्य है उसके प्रति से मेरी जिम्मेदारी बनेगी। गांधी जी को पढ़ा है आपने? जी सर। तिलक भी पढ़े होंगे? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। दोनों में से कौन अच्छा लगता है? सर, कहीं ना कहीं दोनों ही अपने जो ढंग से उनका सही है, लेकिन मेरे पक्ष में आपको कौन सा अच्छा लगता है? महात्मा गांधी से सही है सर। सर, महात्मा गांधी सही थे। सही थे? मैं अच्छे लगने की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा कौन लगता है? सर, महात्मा गांधी। क्यों? 3 बिंदु बताओ। सर, पहली बात, वो एक बैरिस्टर थे, लेकिन उनका जो भारतीय समाज के प्रति जो उनकी जो चिंताएं थी, उसको देखते हुए उन्होंने अपने आगे भविष्य की चिंता न करते हुए यहाँ के लोगों की जो दुख पीड़ाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने जो देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें विभिन्न जो गतिविधियां हैं उन अपना योगदान दिया। खासकर जो और सामान्यतः जो प्रमुख निर्णय हैं वो भी सामान्यतः उनके द्वारा लिए गए। और जो तीसरी बात है वो है कि उन्होंने देश में हिंसा को रोकने का प्रयास किया, और कभी भी अगर हिंसा ये 3 जो बातें बताई है ये केवल महात्मा गांधी जी में ही नहीं है। बैरिस्टर थे और समाज के उत्थान के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, केवल गांधी जी ने नहीं दिया। गांधी जी ही केवल मात्र बैरिस्टर नहीं थे। आपने दूसरी बात कही, वो भी केवल गांधी जी पर लागू नहीं होती है, और भी ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। तो इनका कुछ ऐसा यूनिक तो रहा होगा जिसकी वजह से ये आपको पसंद है और दूसरे कम पसंद है। सर, मुझे इनकी सादगी बहुत पसंद आई कि उन्होंने जब देखा कि जहाँ के लोगों को जब पहनने का पूरा कपड़ा भी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने केवल आधे वस्त्र धारण किए, और जो साथ ही जो यहाँ के लोगों को जब खाना नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने उपवास करना भी शुरू किया, जो मुझे लगा कि शायद किसी अन्य महापुरुष ने नहीं किया होगा। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि जब खाना ना मिले तो उपवास करना शुरू कर देना चाहिए। सर, अगर ये लगे कि जो
मतलब समाज के सभी लोगों तक खाना पहुंच नहीं पा रहा है, कम पहुंच रहा है, तो हम खाना थोड़ा कम खाएं। ये तो मुझे आप में नेगेटिविटी नजर आई कि आपने कहा जब खाना नहीं मिल रहा है तो आप उसमें उपवास करना शुरू कर दो, जब सैलरी नहीं मिल रही है तो नौकरी छोड़ दो, जब आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप उसकी नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सकारात्मक ऊर्जा रखें, सकारात्मक बातें सोचें। आप इस तरीके से जवाब दे रहे हो, मुझे लगता है आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। जी नहीं सर, मेरी बात का पक्ष ये था कि अगर आपको लगे कि समाज के जो वर्ग हैं वो वंचित हैं, उन पर आप सुविधा पहुंचा नहीं पा रहे, तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप उन सभी लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाएं। महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये पाया गया कि उस समय जो अधिकांश लोग भूख की समस्या से जो पीड़ित थे, उनको देखते हुए महात्मा गांधी ने ये विचार किया कि अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो जो अन्न बचेगा वो उन लोगों को मिल पाएगा जो इससे वंचित हैं। ठीक है, ओके। ललित सर। जी सर, लोहिया सर जी समीक्षा करें सर। जी जी आलोक जी, मुझे तो काफी बैलेंस लगा आपका आवाज कम आ रही सर, आवाज कम। अच्छा, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर, आ रही है सर, अच्छी आ रही है। हाँ, आलोक जी, ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा, काफी नपा तुला जवाब दे रहे हैं आप। बैलेंस जवाब है आपका, कॉन्फिडेंस है, घबराए हुए नहीं है। हॉबी अच्छा तैयार है आपका, हॉबी से मैंने प्रश्न पूछे थे, अच्छा तैयार है हॉबी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो मैंने बीच में भी कहा कि क्यों आप RAS बनना चाहते हैं, तो आपने कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों का यूज किया जिनके मतलब आपको पता नहीं है। पावर, अथॉरिटी, तो इस तरह के भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से बचें अगर आपको उनके मतलब पता नहीं है तो। मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उस तरह के शब्दों के प्रयोग से बचें। और बाकी तो आपने जो करंट अफेयर्स थे कुछ जवाब दिए, थोड़ा सा न्यूज़पेपर और पढ़ने की जरूरत है। आज ही न्यूज़पेपर में है उदयपुर की घटना, अरुण शौरी से जुड़ा हुआ मैटर, तो समय मिलने पाया आज जी। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा और उनके बारे में। आपने राजस्थान मॉडल नहीं बताया, हालांकि भीलवाड़ा और जयपुर मॉडल बताया आपने कोरोना से जुड़ा हुआ, लेकिन राजस्थान मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा है आजकल राजस्थान मॉडल की, तो थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में जाने। बाकी दिनेश सर, उपाध्याय सर ज्यादा डिटेल आपको बताएंगे। थैंक यू सर। उपाध्याय सर। हाँ आलोक जी। जी सर। आप बड़े कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आपको बताई जानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? जरूर बताई जानी चाहिए सर। एक तो बहुत ही जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे भैया जी ने कहा कि न्यूज़पेपर्स के बारे में। अभी आज के पेपर में है कि वो उदयपुर का होटल सस्ते में बेच दिया, आप नहीं बता पाए। और फिर बार बार आप यहाँ कह रहे हैं कि जहां तक मैं याद कर सकता हूँ, तो जहां तक और कहाँ तक याद कर सकते हैं, इस तरह के शब्दों का वो बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके शब्द चयन बड़े सोच समझ कर होने चाहिए। शब्दों का चयन, संक्षेप में आप अपनी बात रखें और तार्किक उत्तर दें। लंबा चौड़ा भाषण सुनने के लिए इंटरव्यू बोर्ड राजी नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है उनको। ये भी डाल दो। जितना पूछें उतना ही जवाब दें, है ना। जैसे आपसे पूछा पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आप 4 पुरुषार्थ बता रहे हैं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना चाहिए। उसका शब्दार्थ पूछा है पुरुषार्थ का, बाद में भी आपने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। एक सेंटेंस में पुरुषार्थ का जवाब देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि बिना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आजादी, तो आपने गांधी जी का समर्थन किया, करना भी चाहिए, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमें बिल्कुल तार्किक, लॉजिकली हमको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या भारत को स्वतंत्रता केवल गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा से ही मिली। इसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि पक्षपात पूर्ण नहीं, एक पक्षीय नहीं, है ना। बिल्कुल अपने चिंतन के साथ, अपने अध्ययन के साथ, अपने अनुभव के साथ उसका जवाब आपको देना चाहिए था। जैसे संस्कृति के बारे में मैंने आपको पूछा था, संस्कृति शब्द क्या होता है, संस्कृति क्या होता है, तो आपने उसमें सभ्यता का अर्थ बताना शुरू कर दिया संस्कृति के स्थान पर। और हाँ, तो इसको बड़े ढंग से संस्कृत, बड़ा एक आसानी, एक सेंटेंस में आप समझा सकते हैं कि सभ्यता जो है हम दिखाई देते हैं,
और संस्कृति वो जिसको हम निर्माण करते हैं, मनुष्य निर्माण करता है, वो संस्कृति है। एक शब्द एक सेंटेंस में आप इस तरह से तो आपके जवाब थोड़े शब्द चयन ठीक होना चाहिए, आपके उत्तर तार्किक होने चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया समक्षक डॉक्टर दिनेश राय हैं, तो ललित जी। सर थैंक यू सर, आपने मेरी समीक्षा कर ली। आलोक जी, आपका अगर मैं कहूँ ओवरऑल रेटिंग आपको अगर दें तो 5 में से 4 से ऊपर ही देंगे हम, क्योंकि अच्छा आपने अपने कॉन्फिडेंस अच्छा है। बड़ी बात यह है कि जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं वहाँ जो सेंटेंस फ्रेमिंग और शब्दों का जो चयन चाहिए वो आप में क्वालिटी है, तो आपको घबराना नहीं है। बस आप गुड से भी अच्छी स्थिति में है, एक्सीलेंट में आना है आपको। प्रेजेंटेशन ठीक था, पीछे जो सर ने, लोहिया सर ने और उपाध्याय सर ने जो कहे हैं उन्हीं को जोड़ते हुए मैं रिपीट कर रहा हूँ। चेहरे के हाव भाव पे कंट्रोल करो। आप जब आपको नहीं आता है तो आप आंखों को इस तरह से करते हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, आप सोचने के लिए अंदर कोई आपका फैन घूम रहा है, जैसे आपके माइंड में इस तरह से कुछ एक्सरसाइज चल रही है, तो वो आप ऐसे शो ना करें चेहरे पर। आप परेशान नजर आने लगते हैं जब आपको नहीं आता है, ये ना हो। जब नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि सर मैं ये नहीं जानता और क्षमा करें, वो अच्छा था। दूसरी बात ये कि सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको भारत के बारे में। उपाध्याय सर ने जो प्रश्न किए हैं वो सामान्य जानकारी का पार्ट है। अगर उन प्रश्नों का जवाब आप नहीं देते हो तो वो आपका बड़ा नेगेटिविटी में चला जाएगा, जो अच्छा नहीं है। इसलिए एक बार एक आउटलाइन बनाएं जिसमें आप ये देखिए कि कौन कौन से पक्ष ऐसे हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। जिस तरह से आपने अपनी हॉबी तैयार कर ली और उसके लिए अभी लोहिया सर ने आपकी प्रशंसा भी कर ली, तो ऐसे हर सेगमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके नैतिकता एथिक्स वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा साउंड होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं उससे पता चलता है कि आप कितना सोच पाते हैं उसकी गहराई को। अगर आपने, जैसे उदाहरण देता हूं, मैंने आपसे पूछा है कि कोई डकैत है, कोई चोर है जो आपको पैसा देना चाहता है और नाम चाहता है, तो उसके 2 एलिमेंट मैंने आपके सामने रखे थे। नंबर 1 कि नाम वो चाह रहा था, दूसरा ये कि पैसा कैसे अर्न किया गया है। तो ये बहुत जरूरी होता है। नैतिकता हमें ये बताती है कि सोर्स क्या है उस पैसे का। अगर वो सोर्स ठीक नहीं है तो हम वो पैसा कभी नहीं लेंगे, चाहे उसका कितना ही अच्छा उपयोग क्यों ना हो रहा हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो डिटेल में एक लंबी लिस्ट हो जाती है, उसके बारे में आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपना खुद का विजन बनाएं कि जो आपने ये ईमानदारी, नैतिकता के जो पक्ष बताए हैं आपने, और आपने कहा करुणा बताया, तो आपको उसमें रिव्यू करना पड़ेगा और अपना विजन तैयार करना पड़ेगा कि आप उसके पैरामीटर में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओवरऑल अच्छा था आपका, और आपको मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपको और मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, ताकि आपके और छोर में जो क्वेश्चंस जनरेट होने वाले हैं वो एक बार आपके सामने आ जाएंगे, आप उनका प्रैक्टिस कर पाएंगे और ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है आलोक जी। सर मेरा एक प्रश्न था। सर मैंने एनसीसी भी किया हुआ है और एनएसएस भी किया हुआ है, तो सर वो क्या इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि इंटरव्यू में कि वो सवाल पूछ रहे हैं उससे? नहीं आलोक जी, मैं पूछना चाह रहा था आपको एनसीसी और एनएसएस पर, मैं थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। एनसीसी और एनएसएस इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है और आपने क्या अनुभव किया, वो सारा एनसीसी क्या उद्देश्य है, एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनके ऊपर तैयारी करें प्लीज। नहीं, नेक्स्ट में तैयार रहिए इनके लिए। ओके सर। थोड़ा अपने जिले के बारे में करंट पक्ष तैयार रखिए। ओके सर। पक्ष थोड़ा करंट इश्यूज ज्यादा तैयार रखिए। सर वो अमृता योजना वो अभी से संबंधित थी क्या कुछ? कौन? अमृता योजना जो आपकी सवाल था, वो गिलोय रघु शर्मा जी द्वारा जयपुर में शुरू की गई है, जिसमें गिलोय के पौधे लगाए जाएंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। तो करंट इश्यूज से रिलेटेड योजनाएं और कार्यक्रम आप ध्यान रखें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।